आपने ये तो सुना होगा कि पौधे लगाने से बारिश करने में मदद मिलती है। अगर पौधे नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी। लेकिन क्या आप इसको समझना चाहते हैं कि एक्चुअल में पेड़ क्या करते हैं? उसके लिए आप एक शीशे की जार ले सकते हैं। उस शीशे की जार में 1/4 भाग में मिट्टी भरकर उसमें थोड़ा सा ह्यूमस की लेयर लगा दीजिए। ह्यूमस की लेयर क्या होती है? मिट्टी में जब हम पानी डालते हैं तो जो ऊपर आता है वही होता है ह्यूमस। तो ह्यूमस की एक पतली लेयर लगाने के बाद उसमें पहले एक बड़ा पौधा लगाएं, उसके आसपास चारों ओर छोटे छोटे पौधे लगा दीजिए। उसके बाद उसमें जल की फुहार को छिड़क कर जार को बंद कर दीजिए। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि सूर्य ताप के कारण उसमें जो जल आपने रखा है वो वाष्पीकृत होगा, और वाष्पीकृत होने के बाद जो वाष्पित जल है वही संघनित होकर, जैसे संघनित होकर जल आसमान में बादल के रूप में बनते हैं, तो बोतल में तो बादल नहीं बन सकता, तो वही वाष्पित जल संघनित होकर जल की बूंद के रूप में उस बोतल में वैसे बारिश होने लगेगी। इसी तरह हमारी पृथ्वी पर भी बारिश होता है। क्लास 7 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का 5th चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम जल के बारे में पढ़ेंगे। जल के बारे में सुनते ही आपके दिमाग में क्या इमेज आता है? या तो आप बारिश का जल सोच रहे होंगे, नदी या कोई जल प्रपात, नाले, इन सब चीज़ों के बारे में हमारे माइंड में इमेज आती है कि इन्हीं जगहों से पानी आता है। आप सही सोच रहे हैं। आपको वो दिन याद होगा जब आप छोटे थे और बारिश होती थी तो कागज़ के नाव बनाकर आप उस पानी में तैराया करते थे। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि जिस समय बारिश होती थी उस समय तो वो पानी होता था, मगर उसके 3-4 घंटे बाद वो पानी गायब हो जाता था। वो पानी कहाँ जाता है? क्या आपने कभी सोचा है? आज हम इन सभी बातों पे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। वो पानी सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है, और ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है, और इसी से वर्षा होता है। यह वर्षा हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र के नीचे गिरता है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसे ही हम जल चक्र कहते हैं। सबसे पहले क्या होता है? बारिश होती है। बारिश हुआ, पानी आ गया। पानी आने के बाद फिर से धूप निकलेगी, वही पानी वाष्पित होकर वो जल वाष्प बन जाएंगे। ठंडा होने के बाद वो बादल बन जाएंगे, और जब बादल भारी होने लगेगा तो फिर से बारिश हो जाएंगे। जिस तरह हमने बोतल में पेड़ लगाया था, इसे हम थलशाला कहते हैं। तो हमारी पृथ्वी भी एक ऐसी ही थलशाला के जैसी है। जो जल आज से शताब्दियों पूर्व, बहुत साल पहले जमीन पे उपस्थित थे, वो आज भी है। जिस तरह जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई करने के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वो दक्षिण अमेरिका में बहने वाली अमेजन नदी का पानी हो। पृथ्वी पे 2 प्रकार के जल पाए जाते हैं, लवण जल और अलवण जल। लवण जल क्या होता है? जिनका उपयोग मानव पीने के रूप में और अपने अन्य उपयोग में लाते हैं, वो अलवण जल होते हैं, जो नमकीन नहीं होता है। इसके स्रोत नदी, ताल, सोते और हिमनद होते हैं। लेकिन जो लवणीय जल होता है वो महासागर एवं समुद्र के जल में पाया जाता है। समुद्र से ही हम जो नमक का यूज़ करते हैं उसको बनाया जाता है। नमक को केमिस्ट्री में सोडियम क्लोराइड कहते हैं, जो कि समुद्र के पानी को जमा करके और उसके जल को वाष्पीकृत करके उसी नमक का निर्माण किया जाता है, और उसका हम अपने खाने में उपयोग करते हैं। बात करें प्रमुख झील, नदी और फिर समुद्र की, तो विश्व में जितनी भी झील, नदी और समुद्र पाए जाते हैं उसका इस मैप में इमेज दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया का डर्लिंग नदी, एशिया का ब्रह्मपुत्र और गंगा, कैप्सिकम सागर, अफ्रीका का ये विक्टोरिया झील, नाइजर नदी, नील नदी, ये सब थोड़े इम्पोर्टेंट है। उसी तरह दक्षिण अमेरिका का अमेजन नदी और उत्तर अमेरिका का साल्ट लेक सिटी, जिसको आप मैप में देख सकते हैं ये कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है। अगर बात करें लवणता की, तो लवणता क्या होती है? तो 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की जो मात्रा होती है उसे ही हम लवणता कहते हैं। महासागर का जो जल होता है उसमें औसतन लवणता 35% होता है।
अब हम बात करते हैं कि हमारे पृथ्वी पे जितने भी जल हैं उसमें से कितने परसेंट जल कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि हमारी पृथ्वी 3/4 भाग जल से ढका हुआ है और अंतरिक्ष से देखने पे पानी की वजह से ही ये नीला दिखाई देता है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। हम ये तो जानते हैं कि हमारी पृथ्वी का 3/4 भाग जल से ढका है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे पानी की कमी होती है। पानी की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है? अभी आपने हाल ही में न्यूज़ में सुना होगा, बेंगलोर में पानी की कमी हो गई है, वहाँ पे लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। तो इतने पानी होने के बावजूद भी हमें अगर पानी नहीं मिल रहा है, उसका क्या कारण है? उसका कारण ये है कि हमारे यहाँ जो 97.3% जो जल है वे महासागर में पाए जाते हैं और 2% जल बर्फ छत्रक हैं। भूमिगत जल की बात करें तो 0.68% ही है और झीलों का जो अलवण जल है वो 0.009% होते हैं। इससे आप ये देख सकते हैं कि हमारे यहाँ जो जल पाया जाता है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसका मानव उपयोग ही नहीं कर सकता। वो नमकीन है जो पीने योग्य नहीं है, इसीलिए हमारे यहाँ पानी की इतनी कमी होती है। आपने मृत सागर का नाम सुना होगा, जिसमें आदमी तैरता है तो डूबता नहीं है, वो ऊपर ही रह जाता है। ये मृत सागर इजराइल में है और ऐसा इसलिए होता है कि मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। इसमें नमक की मात्रा इतनी ज़्यादा है, इसीलिए नमक की अधिकता के कारण ही जल को सघन बना देती है, जिस वजह से लोग उसमें तैरने लग जाते हैं और डूबते नहीं हैं। यहाँ हमने देखा कि हमारे पृथ्वी पर कितने कितने परसेंट जल कहाँ पाए जाते हैं। यहाँ से आपको समझने में उतने अच्छे से आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो इमेजिन करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि एक बर्तन में 2 लीटर पानी ले लें और उस 2 लीटर पानी से सिर्फ 12 चम्मच पानी को एक दूसरे कटोरे में रख लीजिए। ये जो 12 चम्मच पानी है, यही पानी मनुष्य के उपयोग के लिए उपयुक्त है। बाकी जो बचा हुआ पानी है वे सभी महासागर और समुद्र के लवणीय जल है, जिनका उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। जीवन के लिए पानी सबसे ज़्यादा अत्यधिक आवश्यक है। प्यास होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग पानी बेवजह बर्बाद करते हैं। वे पानी की इम्पोर्टेंस को समझ ही नहीं पाते। उन्हें लगता है कि पानी अगर उन्हें मिल रहा है तो देश के सभी लोगों को पानी मिल रहा है। उनको इस चीज़ का एहसास भी नहीं होता कि जल को वेस्ट करना, हम एक बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद कर रहे हैं। आए दिन न्यूज़पेपर में पानी की कमी के बारे में न्यूज़ छपते रहते हैं, लोग देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं और पानी वेस्ट भी करते रहते हैं। आप कभी समुद्र के किनारे गए हो? वहाँ पे अगर आपने देखा होगा कि समुद्र के तट पर अगर हम नंगे पैर चलते हैं तो वहाँ पे एक जादुई सी अनुभूति होती है। इसलिए आपने पिक्चरों में देखा होगा कि जब भी कोई समुद्र के पास जाता है तो वो अपने जूते को हाथ में लेकर और नंगे पाँव वहाँ पे चलता है। समुद्र के किनारे वहाँ पे थोड़े नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी और वायु में लवणीय गंध एवं लहरों का संगीत, सब कुछ एक सम्मोहित करने वाला जैसा लगता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहते हैं। आपने देखा होगा नदी और झील होते हैं, वहाँ पे पानी बिल्कुल शांत होते हैं, लेकिन महासागर का जो जल होता है, जो समुद्र का जल होता है, हमेशा गतिमान रहते हैं। उसमें कभी लहरें उठती रहती है तो कभी तरंगे उठती रहती है, कभी भी वो शांत नहीं रह सकता है। महासागर की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे कि तरंगे, ज्वार भाटा और धाराएं। जल की बात करें तो हम 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है। हमें बताया जाता है कि हम किस किस तरीके से जल को बचा सकते हैं। जब समुद्री सतह पर पवन चलती है तब तरंगे उत्पन्न होती है। जितनी ही तेज पवन बहती है, तरंगे भी उतनी ही तेज होती जाती है। तरंगे क्या होती है? तो समुद्र तट पर गेंद खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाता है तो क्या होता है? यह दृश्य देखकर आपको बहुत ही मनोरंजक सा लगता होगा कि कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है, और जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इन्हें ही हम तरंग कहते हैं।
तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगें उत्पन्न होती है और इसके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार एवं जल के नीचे भूसंखलन के कारण महासागरीय जल के अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर की ऊंचाई वाली विशाल महासागरीय ज्वारीय तरंगें उठ सकती है, जिसे हम सुनामी कहते हैं। अब तक का अगर सबसे विशाल सुनामी की बात करें तो यह 150 मीटर तक मापा गया था। ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती है। 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्र में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो इंदिरा पॉइंट था वो डूब गया था। सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। सुनामी को पृथ्वी तांडव भी कहा जाता है, क्योंकि सुनामी जब आता है तो पृथ्वी पे बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। ऐसा ही एक सुनामी 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आई थी। इसमें सुनामी की तरंगे अथवा पोताश्रय तरंगे के कारण अत्यधिक विनाश हुआ था। ये तरंगे उस भूकंप के परिणाम थी जिसका अधिकेंद्र सुनामी सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 9.0 मापी गई थी। आपने भूकंप पे पढ़ा था कि जब भी भूकंप रिएक्टर पैमाने पर 6 से ज़्यादा होती है तो वो खतरनाक जानी जाती है, और वहाँ पे तो 9.0 मापी गई थी। सुनामी क्या होती है, तो जब भी समुद्र के अंदर भूकंप आता है तो ऊंची ऊंची लहरें उठती है, इसे ही हम सुनामी कहते हैं। भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी और समुद्र के तल में अकस्मात गति उत्पन्न हो गई थी। इसी कारण से भूकंप आया था। इसको हमने भूकंप वाले चैप्टर में पढ़ा है कि भूकंप कैसे आता है। जमीन के अंदर जो प्लेट्स होते हैं वो गतिशील हो जाते हैं और उसमें अचानक से गति आ जाती है, इसी वजह से भूकंप आता है। महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया था और नीचे की दिशा में झुक गया था। इसी विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा। इसके फलस्वरूप दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के समुद्री तटों पर जल हटने लगा था और भारतीय प्लेट के बर्मा प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र तट की ओर लौटा था। यही सुनामी लगभग 800 किलोमीटर घंटा की गति से आया, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुमान की गति से की जाती है। इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूरी तरह से डूब गए थे। भारतीय सीमा पर जो धूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो कि अंडमान निकोबार में है द्वीप समूह, ये भी पूरी तरह से डूब गया था। जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र के से तरंगे सुमात्रा की तरफ अंडमान द्वीप समूह में एवं श्रीलंका की ओर बढ़ी थी तो तरंगे की लंबाई कम हो गई थी। जल की गहराई कम होने के साथ साथ इनकी गति भी 700 से 900 किलोमीटर घंटे से घटकर 70 किलोमीटर घंटे तक हो गई थी। समुद्र तट से सुनामी की तरंगे 3 किलोमीटर गहराई तक की थी, जिसके फलस्वरूप 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी और 1 लाख से अधिक घर प्रभावित हुए थे। उनके घर इस सुनामी में टूट गए थे, बह गए थे। भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे। पहले से भूकंप का अनुमान लगाना तो संभव नहीं होता है, लेकिन फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियां क्रियाशील है, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं नहीं है। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती है, क्योंकि यहाँ भूकंप की क्रिया बहुत कम होती है। 2004 में जो ये सुनामी आई थी, इस सुनामी दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वीय जो पूर्वी एशिया तट है वहाँ पे ऐसी तबाही मचाई जैसा कि पिछले कई सालों में नहीं हुआ था। कई सालों में जो सुनामी आई थी उससे भी सबसे ज़्यादा विनाशकारी थी। हिंद महासागर में निरीक्षण, आरंभिक चेतावनी की प्रणालियों एवं हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन एवं संपत्ति की अत्यधिक क्षति हुई थी। सुनामी आने के सबसे पहला संकेत यह होता है कि तटीय क्षेत्र में जल तेजी से कमी आती है और फिर विनाशकारी तरंगे उठने लगती है।
जब तट पर ऐसा हुआ था तो लोग ऊंचे स्थानों पर न जाकर उस अचंभे में देखने के लिए तट पर जमा हो गए थे। जब समुद्र में ऐसे अचानक से पानी कम आने लगा, तरंगे उठने लगी, तो लोग उससे दूर नहीं गए बल्कि उनके पास आकर और उसको देखने लगे। इसके फलस्वरूप सुनामी की विशाल तरंगे आई तो बड़ी संख्या में लोग उत्सुक खड़े हुए, जो वहाँ पे दर्शक थे, उन सबकी मृत्यु हो गई थी। सुनामी के बारे में हमने जाना। सुनामी क्या होता है? महासागर के तट पे जो तरंगे उठती है भूकंप के कारण, उसे ही हम सुनामी कहते हैं। अब हम जानते हैं कि ज्वार भाटा क्या होता है। तो दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना, यही ज्वार भाटा कहलाता है। जब सबसे ज़्यादा ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्सों को डुबो देता है तो उसे हम ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निकटतम स्तर तक आ जाता है और तट से पीछे चला जाता है तो इसे ही हम भाटा कहते हैं। ये सिंपल सा इसका डेफिनेशन है। जब जल ऊपर उठेगा, सबसे अपनी सर्वाधिक ऊंचाई पे पहुंच जाएगा और वहां तटों पे विनाश करेगा तो वो ज्वार होता है, और जब नीचे के स्तर पे आके गिर जाएगा और पीछे चला जाएगा तो इसे ही हम भाटा कहते हैं। सूर्य एवं चंद्रमा की शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के कारण ही पृथ्वी पर ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है और उस समय चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही सीध में होते हैं और इसी समय सबसे ऊंचे ज्वार भाटा उठते हैं। इस ज्वार भाटा को हम बृहद ज्वार भाटा कहते हैं। इसको आप इमेज में भी देख सकते हैं कि बृहद ज्वार भाटा क्या होता है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ये तीनों ही एक लाइन में होते हैं तो वही होता है बृहद ज्वार भाटा। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप ही निम्न ज्वार भाटा आता है। इसे हम लघु ज्वार भाटा कहते हैं, जिसको आप ऊपर की इमेज में देख सकते हैं कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति कैसी होती है। जब उच्च ज्वार भाटा आता है तो नाव संचालन में सहायता होती है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार में मछली पकड़ने में भी मदद मिलती है। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती है। इसके परिणाम स्वरूप जो मछुआरे होते हैं उनको बिना किसी कठिनाई के मछली पकड़ने में मदद हो जाती है। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए, बिजली उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। लास्ट में महासागरीय धाराएं के बारे में पढ़ना है, उसके बाद हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म हो जाएगा। तो महासागरीय धाराएं के बारे में भी जान लेते हैं। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से, मतलब डेली बहने वाली जो धाराएं होती है उसे ही हम जल धारा कहते हैं। मतलब महासागर में निश्चित दिशा में, ये अलग दिशाओं में नहीं, निश्चित दिशा में अपनी महासागरीय सतह पर जो नियमित बहने वाली धारा होती है इसे ही हम जलधारा कहते हैं। महासागर की जो जलधारा है वो गर्म और ठंडी हो सकती है। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। भूमध्य रेखा के निकट ही तो सबसे ज़्यादा ऊष्मा होता है, इसलिए गर्म महासागरीय धाराएं वहीं पे उत्पन्न होती है एवं ध्रुवों की ओर प्रभावित होती है। ध्रुवों की ओर ठंडी ज़्यादा होती है। ठंडी धाराएं ध्रुवों एवं उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है। लेब्राडोर एक महासागर है जिसकी धाराएं शीत जलधाराएं होती है, लेकिन जो गल्फ स्ट्रीम है वो गर्म जलधारा होती है। मतलब कि जो महासागर है लेब्राडोर, उसकी जो धारा होती है वो ठंडी होती है और गल्फ स्ट्रीम की धाराएं गर्म होती है। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती है। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती हैं वह विश्व का सबसे ज़्यादा मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका में पूर्वी तट पे इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। इस इमेज में गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा को दिखाया गया है। जो ठंडी जलधारा है उसको ब्लू कलर से दिखाया गया है और जो गर्म जलधारा है उसको लाल रंग से दिखाया गया है।
और जहाँ पे ये मिलती है वहाँ पे मत्स्य पालन के लिए सबसे उपयुक्त मौसम होता है। मत्स्य पालन यानी कि जो जानवरों को पालते हैं वैसी जगह। जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधारा मिलती है वहाँ पे कोहरे वाला मौसम बनता है और इसके कारण नाव चलाने वाले लोगों को प्रॉब्लम होती है, उनमें बाधा उत्पन्न होती है। ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको चैप्टर समझ आया है तो कमेंट में बता के वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलेंगे